बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर खुसूसन 146 PMA लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट्स को ज़रूर सुनना चाहिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जो अभी ISSB के लिए जाएंगे और डिस्कशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि डिस्कशन ज़रूर सुना करें। स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स ऑल पाकिस्तान से वीडियो बना के अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। डेली बेस पे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स को टॉपिक देता हूं जिस पे वो अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। आप भी इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे अपना नाम और शहर का नाम व्हाट्सएप करें और मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0323916191। इस पे अपना नाम शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप करें। आपको बहुत से मैसेजेस मिलेंगे, तमाम मैसेजेस जितने भी मिलेंगे आपको पढ़ लीजिएगा, बहुत अहमियत के हामिल हैं और इन तमाम मैसेजेस को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चंस आंसर की जानिब। स्टूडेंट जो प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ आपको, ये तमाम क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कोर्सेज़ में टेस्टों में आ चुके हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में और स्पेशली 146 PMA लॉन्ग कोर्स के जो इम्तहानात हो चुके हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपको एकेडमिक पोर्शन में मदद देंगे बल्कि इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लिख लें, इनके जवाबात याद कर लीजिए। पासिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हर टेस्ट में तकरीबन कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मुझे कि सर इस पर अलग से एक वीडियो बना दें। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम पासिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपको आगाह करेंगे। इस लेक्चर को गौर से सुनिए, अहम पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख लीजिए। जी स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं पासिस ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले सीरियल नंबर है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ पास दरे को कहते हैं, लोकेशन है और फिर कनेक्ट्स। सबसे पहले खैबर पास, लोकेशन फाटा, ठीक है। अभी ये जो फाटा है ट्रेबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। कनेक्ट्स यानी कि खैबर पास, खैबर एजेंसी खैबर ट्रेबल डिस्ट्रिक्ट को अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करते हैं। एजेंसीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। नंबर 2 कुरम पास, लोकेशन फाटा, कुरम ट्रेबल डिस्ट्रिक्ट विद अफ़गानिस्तान। नंबर 3 टोची पास, KP में नॉर्थ वज़ीरिस्तान ट्रेबल डिस्ट्रिक्ट विद अफ़गानिस्तान। बोलान पास बलूचिस्तान में ये जैकबाबाद विद सिबी एंड कोयटा को कनेक्ट करता है। गोमल पास KP में खैबर पख्तूनख्वा में साउथ वज़ीरिस्तान ट्रेबल डिस्ट्रिक्ट विद अफ़गानिस्तान। कराकोरम पास गिलगित बल्तिस्तान में जम्मू एंड कश्मीर विद चाइना, ठीक है। क्लिक पास गिलगित बल्तिस्तान विद चाइना। खुंजराब पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है, खुंजराब पास किधर है? गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान विद चाइना। जी नेक्स्ट है दोरा पास, KP में चित्राल विद अफ़गानिस्तान। बाबूसर पास KP कागान वैली विद गिलगित, बहुत बुलंदी पे है ये बाबूसर पास और ख़ूबसूरत जगह है। शंदूर पास गिलगित बल्तिस्तान में है, गिलगित विद चित्राल। और लवाली पास KP कुहाड़ विद चित्राल। जी ये मालूमात आपको दी हैं पासिस ऑफ पाकिस्तान, जो इम्पोर्टेंट पासिस हैं। अभी हम कुछ मालूमात आपको देंगे जो आपकी तवज्जो का मरकज़ होगी, यकीन फ़ायदा पहुँचेगा आपको, और वो है लेक्स इन पाकिस्तान में जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, उनके बारे में जो अहम लेक्स हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। जी स्टूडेंट, ये आपके लिए हमने लिखा है, ये फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स इन पाकिस्तान। आंसू लेक, आंसू झील बड़ी मशहूर है ये। अ हाई अल्टीट्यूड लेक लोकेटेड इन द कागान वैली नियर मलका पर्वत इन द हिमालयन रेंज। बाकी आप पढ़ते जाएं साथ, और लेक्स जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे नंबर पे हम चलेंगे नेक्स्ट, हना लेक लोकेटेड 10 किलोमीटर फ्राम कोयटा। ये पूछते हैं कि हना लेक कहाँ है, तो हिना लेक जो है ये 10 किलोमीटर फ्राम कोयटा नियर उरक वैली इन बलूचिस्तान, ठीक है। फिर आ गया किंजर लेक लोकेटेड इन सिंध, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक
लेक्स इन पाकिस्तान। ठीक है, नीचे आप पढ़ते जाएं। फिर आ गया ये नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, सैफुल मलूक लेक, झील सैफुल मलूक, लोकेटेड इन द कागान वैली, फेमस फॉर फेरी टेल ऑफ सैफुल मलूक। बाकी लेक्स आपके नाम आने चाहिए, मैंने सामने शो करा दिए हैं, लेकिन जो लेक्स इंपॉर्टेंट, ये मानसर लेक, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। मानसर लेक के बारे में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो झील है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पाकिस्तान की मानसर लेक है। इट इज़ लोकेटेड वेस्ट ऑफ द रिवर इंडस इन सिंध। जी स्टूडेंट, ये टॉपिक समझ देख रहे हैं, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, दरियाओं के नाम अगर पूछे जाएँ आपसे तो आपको पता पंजाब में कौन कौन से दरिया हैं इंपॉर्टेंट, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ठीक है, सिंध के दरियाओं के नाम हब, मीर नदी, अर्ल नदी। खैबर पख्तूनख्वा, इंडस, काबुल, स्वात, बाड़ा, चित्राल, ज़ोब, पंगजूरा, गोमल, कुरम। और सिंध जो है ये इंडस पंजाब में भी है। अच्छा, बलूचिस्तान, हंगोल, नारी, बोलान, दश्त, मूला, रख्शान, पिशीन, लूरा। इसके अलावा ये हाईएस्ट पीक्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये K2 जो है इसकी जो हाइट है मीटर में वो है 8611 मीटर, और इसका सिलसिला है कराकोरम रेंज। ठीक है, और नेक्स्ट है नांगा पर्वत, हिमालय। ठीक है, लोकेशन इसकी 8126 मीटर की बुलंदी है इसकी। ये दोनों आपको कम से कम याद होनी चाहिए। जी स्टूडेंट, ये सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स पाकिस्तान के याद रखिए। सबसे पहले हम चलते हैं मिलिट्री अवार्ड की जानिब। ठीक है, सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड है वो है निशान हैदर, फिर हिलाल जुरत, फिर उसके बाद सितारे जुरत, फिर तमग़े जुरत, फिर सितारे बसालत, फिर तमग़े बसालत, और फिर तगमे खिदमत। जी सिविल अवार्ड की जहाँ तक बात है, सबसे पहले निशान पाकिस्तान, उसके बाद निशान शुजात, हिलाल इम्तियाज़, हिलाल इस्तिक़लाल, सितारे पाकिस्तान, सितारे इम्तियाज़, और फिर लास्ट में तमग़े इम्तियाज़। जी स्टूडेंट, गवर्नर जनरल पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद जनाब पहले गवर्नर जनरल पाकिस्तान के 1947 से 48 तक, फिर 1948 में ख्वाजा नाज़मुद्दीन आए, 51 तक रहे। उसके बाद मलिक ग़ुलाम मोहम्मद 1951 से 1955, और लास्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा 1955 से 1956, 1 ईयर ये तकरीबन गवर्नर जनरल रहे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पहला जो प्रेसिडेंट पूछा जाता है अक्सर, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। ये स्पेशली वो स्टूडेंट जो जिनका ताल्लुक़ एजेंसीज़ के साथ था, जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। तो टोटल कितनी एजेंसीज थी जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं? 7, जिनके नाम आपको आने चाहिए। खैबर, मोमन, बाजोड़, औरकज़ई, कुरम, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और साउथ वज़ीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। आगे इनकी दूसरे कॉलम में तहसील लिखी हुई हैं। खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की तहसील जमरोद है, इसका मुल्ला गोरी और लंडी कोतल 3 तहसीलें हैं खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की। मोमन की जो तहसीलें काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें साफ़ी, अपर मोमन, हलिमज़ई, मुल्ला गोरी, पिंडियाली, अंबर, इक्का गाउंड, प्रेंगर। बाजोड़ की खार बहुत मशहूर है, सलारज़ई और उस्मान खेल, मोहमन, चमरकंद, नवागई और बेरंग। औरकज़ई की अपर तहसील इस्माइलज़ई तहसील, लाहौर तहसील, सेंट्रल तहसील। कुरम की पाड़ा चिनार इसकी तहसील है अपर, अच्छा ये कुरम पाड़ा चिनार, अपर कुरम, सद्दा, लोअर कुरम। नॉर्थ वज़ीरिस्तान मीरान शाह,
ग़ुलाम ख़ान, ठट्टा खेल, मीर अली, स्पनवाम, शिवा, रज़मक, दुसाली, गरियम। साउथ वज़ीरिस्तान की सरवकाय बहुत मशहूर है। इसके अलावा तायरज़ा, लद्दा आगे जाएँ इधर से स्पिनकई से तो आगे लद्दा है, बदर इनके करीब है ये। इसके अलावा सररोगा, मकीन, वाना ये साउथ वज़ीरिस्तान में, ये पता होना चाहिए अब। फिर बरमल और तौखुला, लेकिन मशहूर जो है मकीन है, इसमें वाना मशहूर है, लद्दा है, ठीक है, सररोगा है। ये सारे इलाके मैंने देखे हुए हैं। ये स्टूडेंट ये भी पता होना चाहिए कि पंजाब के डिवीज़न 9 हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिंध के 5 डिवीज़न हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, KP के 8 डिवीज़न हैं, 25 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं, बलूचिस्तान के 6 डिवीज़न हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस्लामाबाद का एक ही डिस्ट्रिक्ट है खुद, और पाकिस्तान टोटल जो डिवीज़न है 28 हैं, ठीक है, 28 डिवीज़न हैं। टोटल रकबा पूछा जाता है अक्सर 7,96,095 किलोमीटर या 96 किलोमीटर, दोनों ठीक हैं जी। ये जल्दी देख लेंगे। 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। 1869 सर सैयद रोड खुतबात अहमदिया इन रिप्लाई विलियम मीर्स लाइफ ऑफ मोहम्मद। 1875 सर सैयद खान फाउंडेड MAO हाई स्कूल इन अलीगढ़। 1875 में बना ये जो अलीगढ़ कॉलेज है, पर स्कूल था ये। 77 में कॉलेज का दर्जा इसने हासिल किया। 1885 AO होम फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी और कब रखी, तो आपको पता होना चाहिए 1885 में AO ह्यूम, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखने वाला है। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। और शिमला डेपुटेशन 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन ढाका 1906। 1909 मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। 1911 अनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1913 ये बड़ी अहम ये डेट है, कायदे आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, ये पूछ जाता है अक्सर, कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, 1913। लखनऊ पैक्ट 1916। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी 1919, ये भी पूछा गया है, बार बार आया है। 1919 से 23 तक खिलाफत मूवमेंट, इसकी डेट भी पूछी जाती है, कब से कब तक खिलाफत मूवमेंट, 1919 से 1923। नेहरू रिपोर्ट 1928। जिना 14.1929, ये क्वेश्चन बार बार आया है। इकबाल अलाहाबाद एड्रेस 1930। 1930 to 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, लंदन में 3 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, 30, 31, 32। इसका कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ 1937 से 1939। डे ऑफ डिलीवरेंस 1939। लाहौर रेजोल्यूशन 1940। 1942 क्रिप्स मिशन। 1944 गांधी जिना टॉक्स। 1945 वेबल प्लान। 1945 सिमला कॉन्फ्रेंस। 1945 to 1946 elections in central and provincial legislatures। 1946 cabinet mission appointed by prime minister, ठीक है। इसके अलावा 1946 मुस्लिम लीग ज्वाइंट इंटरम गवर्नमेंट। 1947 3 जून प्लान, ये भी आता है, ये भी डेट पूछ जाती है, हमने अहम डेट्स यहाँ पे मेंशन की हैं। और पाकिस्तान का वजूद 1947 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। ये वाला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ज्वाइंट इंटरम गवर्नमेंट 1946, इसको ज़रा आपने याद रखना है। 1946 मुस्लिम लीग ज्वाइंट इंटरम गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन अहम है। ये जो मैप्स हैं इसकी स्टडी किया करें, मैप्स की, तो काफ़ी नॉलेज आपका इंक्रीज़ होगा। मैप्स को ज़रूर देखा करें, ठीक है। पाकिस्तान का मैप और बाकी दुनिया वर्ल्ड मैप आपके पास होना चाहिए। आइए एक मरतबा दुरूशी पढ़ते हैं और फिर स्टूडेंट की डिस्कशन सुनते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शादिब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडवादा डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम। दोस्तों मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने बच्चों को इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं कि उन्हें बेहतर तालीम दी जा सके। आपको मालूम है कि अगर एक प्राइवेट बच्चे को और प्राइवेट स्कूल के बच्चे को और अगर एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को अगर साथ बिठाया जाए तो उनसे अगर पूछताछ की जाए तो मैं समझता हूँ कि एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा कुछ बेहतर स्पीक करेगा और कुछ बेहतर उसके पास नॉलेज होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होगा वो कोर होगा, बिल्कुल ही मतलब ब्लैंक होगा और उसे कुछ पता नहीं होगा। तो वजह सिर्फ यही है कि हमारे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में वो तालीम नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए। हमारे हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, मैं अक्सर जाके देखता हूँ, हमारे सिंध की बात कर रहा हूँ मैं अक्सर जाके देखता हूँ और काफ़ी जगह तो यहाँ पर छापे पड़े कि मतलब कोई वहाँ पर रुझान नहीं है तालीम का। मैं जाता हूँ तो वहाँ पर असातिज़ा बैठे होते हैं चेयर्स पर और बच्चे आराम से वहाँ पर वो खेल रहे होते हैं और अपनी अपनी तफरीहों में लगे होते हैं। तो दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक नुकसानदेह बात है और ख़ास तौर पर ये गरीब तबके के लिए नुकसानदेह बात है कि वो अपना टाइम इतना स्पेंड कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, ना कि किसी बच्चे से मजदूरी करवा रहे हैं। वो अपने अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं कि वो अच्छा एक तालीम याफ्ता बच्चा बने और उनको आगे जाकर सपोर्ट करे। लेकिन ये उल्टा ही होता है कि वो 10 से 12 साल इन्वेस्ट करके उसे क्या मिलता है कि वो एक ना उसे बात करने का तरीका आता है, ना ही उसे तरीका आता है कि वो किस तरीके से इंसान दूसरे से कम्युनिकेट करे और किस तरीके से एक कम्युनिकेशन स्किल्स कायम करे। तो उससे बताया ही नहीं गया, उसे सिखाया ही नहीं गया, तो उसे कैसे आएगा। मैं समझता हूँ कि इस पर हमें काम करना होगा और इस पर नज़रें दौड़ानी होंगी, क्योंकि ये हमारा जो तबका है, गरीब तबका, ये हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा तबका है। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स पर इन पर काम किया जाए और इन पर छापे डाले जाएं और इन पर एक सख्ती दी जाए तो मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम बेहतर हो सकता है। हमें हमें आवाज़ उठानी होगी इसके ख़िलाफ़, ताकि गरीब बच्चे को एक अच्छी तालीम दी जा सके, वो एक उसका एक अच्छा मुस्तकबिल बन सके और एक अच्छा सिक्योर मुस्तकबिल बन सके, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स कायम कर सके। तो दोस्तों मेरा टॉपिक था आज का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम आसिम ज़फ़र है और मेरा आज का टॉपिक है जी हमारा तालीमी निज़ाम। तालीम की ज़रूरत हर दौर में रही है, लेकिन आज के इस तालीम याफ्ता दौर में तालीम की जो ज़रूरत है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। किसी भी कौम की तरक्की में तालीम का अहम किरदार अदा रहा है, क्योंकि कोई भी कौम या माशरा तालीम के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारे मज़हब में तालीम के हसूल के लिए परज़ोर तलक़ीन की गई है, इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों न जाना पड़े। तालीमी इदारे ना सिर्फ़ हमारे माशरे को रोज़गार फराहम करते हैं, बल्कि हमें बहुत से हुनर से आरास्ता भी करते हैं। इन्हीं तालीमी इदारों से कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है और कोई फ़ौजी बन जाता है। लेकिन हमारे मुल्क को बने हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो ख्वानगी की शरह है वो 100% ना हो सकी तालीमी निज़ाम में। इसकी वजह हमारी नई हुकूमत जो होती है वो नए कॉलेज और स्कूल तो बनवा देती है, लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो नहीं देता। इसकी हमारे मुल्क में तालीम के निज़ाम की सबसे बड़ी खामी जो है वो है हमारी तालीम का यकसा ना होना, क्योंकि हर सूबे में अलग अलग किताबें और अलग अलग जो है तालीमी मयार है। अगर कोई गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी स्कूल तक ही महदूद है, क्योंकि उसके पास इतना खर्चात ही नहीं होते कि वो अपने बच्चे को आला तालीम हासिल कर दे सके। जबकि जो अमीर के बच्चे होते हैं, अमीरों के बच्चे, वो अव्वल लेवल के जो स्कूल और कॉलेज होते हैं वहाँ पर वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। कुछ इदारों में उर्दू मीडियम निज़ाम है, कुछ इदारों में इंग्लिश मीडियम निज़ाम है। जब उर्दू मीडियम का बच्चा डिग्री हासिल कर लेता है और जब वो अपने प्रोफेशनल ज़िंदगी में कदम रखता है तो उसे ना ही इंग्लिश लिखना आती है, ना ही बोलना आती है और ना ही इंग्लिश पढ़ना आती है। इसी तरह बेशुमार मसाइल हैं जो कि हमारी तालीम की यकसा ना होने की वजह से सामने आते हैं। इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो हमारे तालीमी निज़ाम को सबसे पहले बेहतर बनाए, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जो बेशुमार मसाइल हैं वो हल हो सकती हैं। यही नौजवान नस्ल जो है ये
ज़हीन और ज़रखेज़ मिट्टी की मानद है। शुक्रिया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चर है इसका मौजू है हमारा तालीमी निज़ाम। तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो कोलैप्स कर चुका है। अब उसमें इतना दम नहीं कि वो हम इससे ये तवक्को नहीं कर सकते कि इससे पढ़कर जो बच्चे निकलेंगे वो बड़े बड़े मुफक्कर और साइंसदान बनेंगे। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला के सामने कि वो बने, लेकिन जिस तरह ये सिस्टम चलाया जा रहा है, ज़ाहिर है सिस्टम का भी एक रोल होता है, इंसान का अपना भी किरदार होता है तालीम हासिल करने के अंदर, लेकिन जो तालीम हासिल करने का सिस्टम है उसका भी काफ़ी असर और रसूख होता है इस सारे अमल के अंदर। तो वो जो है हमारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है। अब जो हमारा जो तमाम सिस्टम है वो पहली बात तो ये कि हमारे जो बच्चे हैं एक मदारिस का निसाब अलग पढ़ते हैं। जो मदारिस के बच्चे हैं, जो ए लेवल के बच्चे हैं वो अलग फ़ॉरेन जो सिलेबस है वो पढ़ते हैं, जो पाकिस्तान का जो सरकारी सिलेबस है वो अलग है। यानी कि हम शुरू में ही बच्चों के अंदर एक फ़िरका वारियत पैदा कर देते हैं। इसके बाद जो उनका आगे जो समझाने का पढ़ाने का स्टाइल है वो भी कुछ अजीब किस्म का है, वो सारा रट्टा बेस्ड हो चुका है। ये नहीं कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर कराए जाए। आप बच्चे को ये सिखाते हैं कि 2 × 2 4 होता है और पेपर में भी उससे यही पूछते हैं कि भाई ये 2 × 2 क्या होता है। आप उसको ये नहीं बताते कि बेटा कोई भी नंबर आए तो इसको आपने इस तरह प्लस कर देना है। उससे जब आप पूछेंगे कि 6 × 6 क्या होता है तो उसको नहीं पता, क्योंकि उसने सिर्फ 2 × 2, वो कहते हैं ना कि आले वाला खतरा पड़ा होना। तो यही आजकल हमारे तालीमी निज़ाम में हो रहा है। तो इसी वजह से जो हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको डिग्री आगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जाकर वो फंस जाते हैं बेचारे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी की तरफ लेके जाएं, उनको एक कंसेप्ट दें ताकि उनकी जो उनके अंदर नए नए तखय्युलात जो हैं वो जन्म ले, ना कि वो सिर्फ एक आले वाला खातुर रट्टी के बेस के ऊपर पढ़ें। तो हमें कुछ इस्लाहात करनी चाहिए अपने जो पेपर पैटर्न है इसके अंदर, और जो हमें बच्चों को कंसेप्ट के साथ पढ़ाना चाहिए ताकि जो आगे जाकर वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनका सही तरीके से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम, जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो इतना पुराना है, जितना हमारा तालीमी निज़ाम पुराना है उतना ही हम पुराने हैं। जिस तरह पहले कुछ प्रॉब्लम्स होती थी तो उन पर नई तहकीक नई रिसर्च होने के बाद नई किताबें आती थी, एक नया तालीमी निज़ाम दिया जाता था और उस तालीमी निज़ाम को थोड़ा बहुत ना वसी किया जाता था ताकि जो उसके अंदर नई आने वाली इंफॉर्मेशन है वो आ सके। लेकिन जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो बहुत पुराना है। जो तालीमी निज़ाम हमें अंग्रेज़ दे के गए थे हम वही पढ़ रहे हैं। हमारे लिए गरीब का जो बच्चा उसके लिए अलहदा तालीमी निज़ाम है और अमीर का जो बच्चा उसके लिए अलहदा तालीमी निज़ाम है। यानी जो गरीब का बच्चा है वो उर्दू मीडियम और जो अमीर का बच्चा वो इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, और इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो किसी भी मुल्क को देख लें जो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो सबसे पहले चीज़ है वो एक तालीम का बेहतरीन निज़ाम है। जो जर्मनी जैसा मुल्क उसने सबसे पहले जो अपना तालीम का निज़ाम है उसको बेहतरीन किया है। जब आपका तालीम का निज़ाम बेहतरीन होता है तो आपका मुल्क तरक्की करता है। हमारा तालीम का निज़ाम जो है इसमें तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है और जो हमारा निसाब है उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। इसी तरह जापान में भी यही है कि उन्होंने अपना सबसे पहले तालीमी निज़ाम तब्दील किया और इतना तबाहशुदा मुल्क आज दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने है। और पाकिस्तान भी तरक्की कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। पाकिस्तान को एक अच्छे तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है ताकि वो तालीमी निज़ाम जो अमीर और गरीब का फ़र्क मिटा सके। यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए ताकि इस निज़ाम से पाकिस्तान तरक्की करे और आने वाले दिनों के अंदर जो आने वाले चैलेंजेस हैं हम उनको अच्छी तरह फेस कर सकें और उनका डट कर मुकाबला कर सकें। जिस तरह कोरोना वायरस आया तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो हमें ये मुश्किलात फेस करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है इसको थोड़ा तब्दील करें और जो हमारे टीचर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ देखें कि वो तालीमी निज़ाम के अंदर ऐसी चीज़ बच्चों को दें कि बच्चे आगे जाकर मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। थैंक यू। Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about our education system. Actually, inside my country, there are two types of education. One is private sector, and the second one is government sector. And if you do some comparison between the education quality between the private sector and the government sector, so the private sector education is too qualitative as compared to the government. There is also rule of law, there is also discipline, there is also timetable in a private schools and colleges. While if you look at a government, so there is no such a discipline, there is no such a rule of law inside a government sector and government education. So that's why a lot of people and lot of students get to their goal, which are study in the private sector.
And if you look to the poor people, they also they didn't reach to their goals because they not get to the quality education as the private student get to it. So that's why if we bring to the poor people and the rich people over the same platform, so we should to eradicate, we should to remove the discrimination of the education system inside my country. And Imran Khan also said that when he didn't came in the power, he said we will remove to the discrimination education system inside Pakistan. But until he didn't did to it, maybe within some years he convert to the private sector and to the government, and they should to convert it because if they convert to it, so there will be talent occur inside of Pakistan, and the nepotism process will be removed inside my country. It will be eradicated. So that's my advice, my suggestion to the government. Please remove and eradicate to the discrimination education system inside of Pakistan. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुश्ताक अमन सन ऑफ इमदाद अली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सर इमरान के नोट्स वसूल किए हैं और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि सर इमरान के नोट्स मंगवाएं, ये बहुत मुफीद हैं, आपको एकेडमिक में इंशाअल्लाह आप क्लियर करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अमीर बख्श है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला घोटकी से है और मैंने ये नोट्स मंगवाए हैं सर इमरान से, पेशावर से, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं ये। इनिशियल के हिसाब से जो भी क्यूरी है वो आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, ठीक है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये नोट्स मंगवा लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अरशद है और मेरा ताल्लुक़ जुबारा सिटी डिस्ट्रिक्ट लिया से है। मैंने PMA 146 में अप्लाई किया था और इसकी तैयारी के लिए मैंने सर इमरान के इनिशियल नोट्स मंगवाए थे और इन्हें स्टडी किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की दुआओं और सर इमरान के इनिशियल नोट्स की बदौलत मैंने PMA 146 के इनिशियल एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर ली है। तो मैं वो तमाम लोग जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उन्हें भी रिकमेंड करूँगा कि वो सर इमरान के इनिशियल नोट्स अभी मंगवा लें ताकि वो इनिशियल एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकें।